हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज जो कि हमारे जून मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग की बेटर आउटपुट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस लेसन को देखने के लिए एज़ यूजुअल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे है कि WHO के द्वारा 2020 डिक्लेयर किया गया, तो किस नाम से डिक्लेयर किया गया? क्या इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोरोना आउटब्रेक एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो हम लोग ऑलरेडी सेलिब्रेट कर सकते हैं, सो यू कैन इजिली एलिमिनेट दिस ऑप्शन। नाउ यू हैव 3 ऑप्शन, सो चूज वन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि कोरोना आउटब्रेक होगा अगर आप लोग इसके बारे में नहीं सोचे होंगे तो सच में आप लोग को लगेगा कि सी ऑप्शन है, बट नहीं। हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के द्वारा, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि स्पेसिफिक थीम रखा जाता है। तो इस बार 2020 में डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ। ओके, तो चलिए। और हाँ, ये 200 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है यहाँ पे फ्लोरेंसेंस नाइटिंगेल के लिए। तो ये एक नाइटिंगेल बर्ड है जो कि यहाँ पे इसलिए नर्सेस और मिडवाइफ को यहाँ पे इससे डिनोट किया गया है। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि इंडिया रिमेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयर इंपोर्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2015 से 2019। सेकंड है कि आज के डेट में गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पेंड किया जा रहा है मोर देन हाफ ऑफ इट्स डिफेंस बजट जो कि सैलरी और पेंशन के ऊपर है। तो आपको बताना है कि गलत कौन सी स्टेटमेंट है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदो। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज भी जो है ना एकदम आर्म्स इंपोर्टर के सबसे फर्स्ट आते हैं, ठीक है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट है, नो। लेकिन सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। अगर करेक्ट पूछा जाता तो ऑप्शन बी होता। सिप्री का रिपोर्ट आया है, इससे यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया का जो आर्म्स इंपोर्ट है ना, यानी कि रशिया और यूएस से, ये थोड़ा 5 साल में कम हो चुका है, डिक्लाइन हुआ है। और इंडिया आज के भी डेट में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट हम लोग आर्म्स इंपोर्टर हैं और रशिया जो है लार्जेस्ट सप्लायर है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिनके द्वारा यहाँ पे लिस्ट किया जाता है वर्ल्ड के टॉप 5 आर्म इंपोर्टर्स। तो सऊदी अरेबिया है, फिर इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंपोजिशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना खर्च हम लोग करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कितना खर्च किया जाता है। तो यहाँ पे सैलरी में आपका 30% है, पेंशन में 28% है, कैपिटल आउटले में 22% है, मिसलेनियस 9.6 है एंड स्टोर में 9.1 है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता है, तो सैलरी में, उसके बाद पेंशन में। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि यहाँ पे 8 मेंबर स्टेट्स है और ये लिटोरल और एडजेसेंट एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल में रहते हैं, वही 8 स्टेट इसके मेंबर है। सेकंड है कि ये आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन से एग्जिस्टेंस में आया है। थर्ड है कि इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। एंड फोर्थ है कि 2018 में फोर्थ बिम्स्टेक समिट हुआ था जो कि काठमांडू में हुआ था। तो कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड सेकेंड थर्ड फोर्थ। इट मीन्स कि यहाँ पे एक या दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आप लोग को उसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका 8 मेंबर नहीं है, 7 मेंबर है। कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ओके, तो यहाँ पे 7 स्टेट मेंबर हैं। और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि बैंगलोर डिक्लेरेशन से ये एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन हेडक्वार्टर भी यहाँ पे आपका इनकरेक्ट है, ये काठमांडू में नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि फोर्थ बिम्स्टेक समिट जो है ना काठमांडू में हुआ था। सो सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ओके, यस, ए। यहाँ पे देखिए 7 मेंबर स्टेट है जो कि आपका बे ऑफ बंगाल के चारों ओर है। यहाँ पे आप लोग बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान है। और सेक्रेटेरिएट ढाका में है बांग्लादेश के। और फोर्थ समिट तो हम लोग देख ही लिए काठमांडू में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आर्कटिक काउंसिल। आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि आर्कटिक काउंसिल एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि कुछ इश्यूज़ अगर यहाँ पे आर्कटिक गवर्नमेंट के द्वारा और वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा अगर फेस किया जाता है तो उसको एड्रेस करने का है। सेकेंड है कि ओटावा डिक्लेरेशन है जिसके द्वारा आर्कटिक काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ पे कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन और जो इंटरेक्शंस है आपका आर्कटिक स्टेट के बीच में उसको प्रमोट किया जाता है। थर्ड है कि सिर्फ स्टेट जिसकी टेरिटरी आर्कटिक में है वही सिर्फ यहाँ पे मेंबर हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आर्कटिक काउंसिल एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल फोरम है
और यहाँ पे ये जो आपका इशू फेस किया जाता है आर्कटिक गवर्नमेंट और इंडिजिनियस पीपल के द्वारा उसको फेस किया जाता है, उसको एड्रेस किया जाता है, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ओके, आइए देख लेते हैं। आर्कटिक काउंसिल जो है हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जो कि जो भी इश्यूज़ यहाँ पे आर्कटिक गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों के द्वारा जो फेस किया जाता है उसको एड्रेस किया जाता है। तो ये ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है। ट्रीटी बेस्ड नहीं है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशन है और ट्रेड मिलिट्री या रीजनल ग्रुप है जैसे WTO, नाटो या फिर आपका आसियान है, तो ये ट्रीटी बेस्ड है, लेकिन ये आपका आर्कटिक काउंसिल ट्रीटी बेस्ड नहीं है। 1996 में ये ओटावा डिक्लेरेशन था जिसके द्वारा आर्कटिक काउंसिल का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ। साथ ही इस काउंसिल में आप देखोगे कि मेंबर है ऑब्जर्वर स्टेट है और परमानेंट जो पार्टिसिपेंट है वो वहीं के लोग हैं, ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन भी है। साथ ही जो आर्कटिक काउंसिल के चारों ओर है यानी आर्कटिक रीजन में है वही सिर्फ इसके मेंबर है, जैसे कि कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और US। ओके, इसके अलावा सिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहाँ के इंडिजिनस जो पीपल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी यहाँ पे परमानेंट पार्टिसिपेट का स्टेटस दिया गया। ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करें तो ये सारे नॉन आर्कटिक स्टेट के लिए आपका ओपन है, जो भी यहाँ पे काउंसिल के द्वारा अप्रूव किया जाता है मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, और ये हर एक 2 साल में होता है। तो ऑब्जर्वर जो है उनको यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं होता है काउंसिल में, वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं लेकिन वो जो वोटिंग नहीं दे सकते, ओके, वोट नहीं कर सकते। सो कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिनके द्वारा परमानेंट स्टेशन सेटअप किया गया है आर्कटिक में, और वो भी साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज़ से। सेकंड है कि इंडिया जो है फर्स्ट ग्रांटेड है वो भी ऑब्जर्वर स्टेटस इन आर्कटिक काउंसिल में 1991 में। इसके बाद जो है ना ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस किया गया था। थर्ड है कि जो ऑब्जर्वर स्टेटस है ये ग्रांट किया जाता है एंटिटीज़ को कि वो यहाँ पे जो भी आर्कटिक काउंसिल के ऑब्जेक्टिव है उसको सपोर्ट करे, जैसे कि एबिलिटी है कि फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सके, तो ये सारे काम के लिए यहाँ पे जो है ऑब्जर्वर स्टेट को यहाँ पे आपका ग्रांट किया जाता है। तो आपको बताना है कि करेक्ट इनकरेक्ट कौन सी है, गलत कौन सी है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो अपने आप में ही इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया ही सिर्फ ऐसा कंट्री नहीं है जिसके द्वारा परमानेंट स्टेशन बनाया गया है। और सेकंड भी इनकरेक्ट है कि इंडिया फर्स्ट ऐसे नहीं है कंट्री जिसको यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस का ग्रांट किया गया है। सो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ओके, इंडिया जो है ओनली आप देखोगे कि फ्यू कंट्रीज़ में से है जिनके द्वारा यहाँ पे आपका सेटअप किया गया है जिससे कि साइंटिफिक रिसर्च हो सके। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है जो कि आप देखोगे कि नॉर्वे में हमारा सिचुएटेड है, और हिमाद्री जो है ना वो इंडिया के 3 डिकेड एक्सपीरियंस जब यहाँ पे हुआ था साइंटिफिक रिसर्च का पोलर रीजन अंटार्कटिक वाले में, तो उससे यहाँ पे आपका निकल कर आया। इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टेशन आप देखोगे परमानेंट स्टेशन देखोगे तो वो अंटार्कटिक में है, ठीक है, जो कि सेटअप किया गया था 1983 में, लेकिन आर्कटिक में हमारा फर्स्ट नहीं है, तो याद रखिएगा। इंडिया के साथ साथ 12 कंट्रीज़ है जो कि ऑब्जर्वर है आर्कटिक काउंसिल में। सो 13 इंटर गवर्नमेंटल और इंटर पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड 12 अदर्स आपका NGOs भी है। ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करें तो ये इंटिटीज़ को ग्रांट किया जाता है जिसमें कि जो भी ऑब्जेक्टिव है आर्कटिक काउंसिल का उसको सपोर्ट करें। इंडिया की बात करें तो 2013 में ऑब्जर्वर स्टेटस का यहाँ पे ग्रांट किया गया था इंडिया को, और 5 और भी कंट्रीज़ है जैसे चाइना, इटली, चाइना, साउथ कोरिया और जापान और सिंगापुर है, ठीक है। आर्कटिक रीजन की बात करें तो बहुत ही रिच है कुछ मिनरल्स में, जैसे ऑयल और गैस वहाँ बहुत मिलते हैं। सम पार्ट ऑफ आर्कटिक आप देखोगे तो मेल्ट कर रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, और कुछ रीजन यहाँ पे ओपन है न्यू शिपिंग रूट्स के लिए जो कि पॉसिबल है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे अभी ओपन किया गया। आर्कटिक काउंसिल की बात करें तो यहाँ पे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशंस जो रिसोर्सेज का होता है आर्कटिक में वो यहाँ पे प्रोहिबिट नहीं किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द 6th क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि ISA एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1982 के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी के तहत इसको बनाया गया है। सेकंड है कि ISA का जो है ऑब्जर्वर स्टेटस है यूनाइटेड नेशन का। थर्ड है कि इंडिया जो है वो यहाँ पे इसका मेंबर है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे करेक्ट की बात करूँ तो तीनों स्टेटमेंट बहुत ही करेक्ट है, एकदम ही करेक्ट है, कोई भी डाउट ही नहीं है, और हम लोग भी इसके मेंबर है तो ध्यान रखना है। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ISA की बात करूँ तो इंटरनेशनल आपका ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे अनक्लॉज के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर आपका जमाइका में देखने को मिलेगा, और 1994 में ये फोर्सेस में आया। जो अथॉरिटी है इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस भी है जो कि यूनाइटेड नेशन को दिया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट, इसमें करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है लो लेइंग कोस्टल और स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ का।
सेकेंड है कि मेन पर्पस है अलायंस का कि यहाँ पे जो भी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट की जो वॉइस है उसको कंसोलिडेट करना है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है उसके अगेंस्ट में। थर्ड है कि यहाँ पे जो पार्टनर है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ है जिससे कि सही तरीके से क्लाइमेट नेगोशिएशंस हो सके। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो तीनों स्टेटमेंट में किसी भी तरीके का कोई कोताही नहीं है, बिल्कुल सही है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे आपका जो है ना 44 स्मॉल आइलैंड है, लो लेइंग कोस्टल है, यानी कि जिसकी कोस्टल रीजन बहुत ही नीचे है, जिसमें कि पानी का स्तर अगर बढ़ता है तो वो तुरंत डूबने की संभावना है। 5 ऑब्जर्वर है इसमें। और जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, तो इसलिए ये स्मॉल जो आइलैंड है ना ये सबमर्ज हो रहे हैं, इसलिए इस तरीके का एसोसिएशन में आवाज़ उठाया जा रहा है। ओके, 8 क्वेश्चन में आते हैं। आपको बताना है टाइगर ट्रम्प, ये न्यूज़ में देखने को मिलता है, किस चीज़ से रिलेटेड है। इंटरनेशनल प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट टाइगर कंजर्वेशन, या फिर रिस्टोर करना है टाइगर कंजर्वेशन एरिया को। इंडिया और यूएस के बीच में आर्म्ड फोर्सेस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि हम लोग भी इंक्लूड है, तो इंडिया और यूएस के बीच में आर्म्ड फोर्सेस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इसका नाम रखा गया है टाइगर ट्रम्प। पहली बार ये आपका हुआ है काकीनाडा कोस्ट, जो कि आपको ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, तो याद रखना है। ठीक है, 9th में आते हैं हार्ट ऑफ एशिया। ये कहाँ पे है लोकेशन आपका, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान। तो ऑब्वियस है ये है अफगानिस्तान। ठीक है, न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस जो कि इस्टेब्लिश किया गया था आपका, और ये है आपका, ये रीजन जो है ना यहाँ पे आप देखने को मिलेगा 2011 में आया था, इसको लॉन्च किया गया था। ये रीजन लीड डायलॉग जिसको हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं, और इसमें पॉलिटिकल जो कोऑर्डिनेशन है उसको एक्सपेंड किया गया है अफगानिस्तान और उसके नेबर स्टेट से। इंडिया भी इसका जो है मेंबर कंट्री है इस्तांबुल प्रोसेस का, तो ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल कोर्ट। ओके, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इसके बारे में आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे कि आपका जितने भी सीरियस क्राइम होते हैं ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तो उसको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। सेकेंड है कि आईसीसी एक यूनिवर्सल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस है जिसमें कि इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जो भी क्राइम है उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। इंडिया और यूएस जो है दोनों इसके मेंबर है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे करेक्ट की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बाकी यहाँ पे सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। आइए डिटेल देख लेते हैं। आईसीसी कहाँ पे है, इसकी हेडक्वार्टर ये है हेग में है आपका, नीदरलैंड हेग। ये फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसमें कि अगर किसी भी तरीके का सीरियस क्राइम होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, तो उसको यहाँ पे हेल्प किया जाता है रिजॉल्व करने में। फाउंडिंग ट्रीटी है, रोम स्टैट्यूट से इसका फाउंडेशन हुआ है। फंडिंग आप देखोगे तो कोर्ट का जो एक्सपेंसेस है यहाँ पे जितने भी स्टेट पार्टीज हैं उनके द्वारा फंड किया जाता है, और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, चाहे गवर्नमेंट दे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे, इंडिविजुअल दे, कॉर्पोरेशन दे, या फिर अदर एंटिटीज़ भी देते हैं। कंपोजिशन देखें तो कोर्ट की जो मैनेजमेंट है ये ओवरसाइट और लेजिस्लेटिव बॉडी है। यहाँ पे असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज़ है, इसमें 1 रिप्रेजेंटेटिव आपको हर एक स्टेट पार्टी का देखने को मिलेगा। हर एक स्टेट पार्टी जो है इनमें 1 वोट है। एवरी एफर्ट्स इसमें लगाया जाता है हर एक डिसीजंस के लिए। आईसीसी में देखें तो यूनिवर्सल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस की कमी है, सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता है और क्राइम को आपका प्रोसिक्यूट किया जाता है जो भी मेंबर स्टेट के द्वारा अगर किया जाता है। तो यूएस गवर्नमेंट जो है वो अभी तक इसके पार्ट नहीं है। कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने ना ही साइन किया है ना ही इस रोम स्टैट्यूट में असेट किया है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, और जिसमें कि आपका चाइना और इंडिया भी है जो कि क्रिटिकल आपको देखने को मिलेगा इस कोर्ट को लेकर। तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका बात बताया जा रहा है। ओके सो गाइज, आज के लिए 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपको कितने मार्क्स आए 10 आउट ऑफ, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही आपको ये लेसन अच्छी लगती है, आपको अगर हेल्पफुल लग रही है डेली क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।